जब तक कम से कम मोदी सरकार है, हमें उसके साथ ही खड़ा रहना चाहिए। अगर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी को हटा दिया जाता तो मैं सीधे-सीधे बोल सकता था कि कांग्रेस यहाँ पे इस बार सत्ता में आ रही है। जैसे मैं मंडी में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि नहीं, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। Welcome, viewers. We have with us Mr. Parveen Sharma, who has contested as an independent from Mandi constituency, which is the home district of Chief Minister Jairam Thakur. He is the BJP rebel. And there are very few independent candidates who have winning probabilities in these assembly elections of Himachal Pradesh, and Parveen Sharma is among one of them. Welcome, Parveen ji, to the platform of News Radar. और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जी, हम आपसे सर परवीन जी ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल रहा सर एज ए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना। और आप बीजेपी में पहले आपने इतना काम किया है, एबीवीपी में आप रहे हैं, तो आपने फैसला लिया इंडिपेंडेंट लड़ने का, तो कितना मुश्किल रहा सर ये? देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपने जीवन के 15 या 16 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और आपने कभी कल्पना नहीं की होती है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ोगे। और जब आपको पहली बार टिकट 2007 में बीजेपी का ही मिला हो, तो आप जीवन में इस तरह की कल्पना नहीं करते हैं। तो इसके लिए तैयारी भी मैंने नहीं की थी कि मैं कभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूँगा। पर अचानक जिस तरह की घटनाएँ हुई, तो शायद मुझे लगता था कि मेरी जगह कोई और भी निष्ठावान कार्यकर्ता होता, तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ने के बारे में ही सोचता। क्योंकि अनिल शर्मा जी को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया था, जो शायद कोई भी कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि अनिल शर्मा जी को क्यों टिकट, क्योंकि वो पिछले 3 वर्षों तक लगातार बीजेपी को कोसते रहे थे, बीजेपी में रहते हुए भी। तो रही बात इंडिपेंडेंट लड़ने की, तो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि आप 21 तारीख को आप अपना नॉमिनेशन 20 तारीख को नॉमिनेशन भरते हैं। 20 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपके पास कोई चुनाव चिन्ह ही नहीं होता है। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस के कैंडिडेट को बहुत पहले से पता होता है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके होते हैं। वैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को भी पता है कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा है, परंतु उनको पता है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से जो पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं, उनको 1 डेढ़ महीने का समय मिलता है। और इंडिपेंडेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 29 तारीख को आपको टिकट अनाउंस होता है, 30 तारीख आप उसको छपने के लिए देते हैं, 31 तारीख तक आप उसको लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। तो आपके पास चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 9 या 10 दिन का समय होता है, और ये बहुत कम समय है कैंडिडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए कॉन्स्पिरेंसी है। पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा था, परंतु जब खुद चुनाव लड़ा तो इस बात का एहसास मुझे हुआ। दूसरा, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर है, बूथ स्तर के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास स्ट्रक्चर नहीं है। जो इंडिपेंडेंट हिमाचल प्रदेश में आज तक जीत के आए हैं, वो बहुत बड़े बड़े धनपति हैं। उन्होंने 2 3 4 साल पहले से तैयारी कर रखी है, उनके पास इतना था पैसा है कि वो उस पैसे के दम के ऊपर जो है अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। परंतु एक ईमानदार आदमी जिसने सिर्फ और सिर्फ राजनीति को ही अपना जीवन माना हुआ हो, उसके लिए तो सच में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए ये 10 दिनों का चुनाव सच में बहुत मुश्किल रहा है। परंतु हाँ, जब लोग आपके साथ हो जाते हैं, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि शुरुआत मुश्किल नोट के ऊपर की थी, पर जैसे जैसे चुनाव चलता गया, मेरे लिए ये आसान हो गया। सर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनके बिना पर ऐसा लग रहा है कि आपकी वहाँ पे विनेबिलिटी है? क्या फैक्टर्स हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं सर वहाँ मंडी में? देखिए, चुनाव का रिजल्ट वो तो 8 तारीख ही तय करेगा, परंतु जो फैक्टर्स रहे, मैं ये कहीं भी आज तक ये दावा नहीं किया कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, क्योंकि ये अतिशयोक्ति होगी इस तरह से कहना। क्योंकि जब आपके पास 5 दिन के 4 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले असेस करना, खुद को भी धोखा देना है और दूसरे लोगों को भी, जो मुझे सुन रहे हैं या कह रहे हैं, उनको भी धोखा देना ही होगा। जो लोगों ने वोट किए होंगे तो नेचुरली जीतूंगा, नहीं किए होंगे तो चुनाव नहीं जीतूंगा। परंतु बात रही फैक्टर की, मंडी में निश्चित रूप से 3 फैक्टर्स ऐसे थे जिनको मुझे लगता था कि मंडी की जनता उसको बार बार कहना चाह रही थी कि पिछले 5 वर्षों में मंडी में कोई भी काम नहीं हुआ। 2 वर्ष तक अनिल शर्मा जी मंत्री रहे, मंत्री रहने के दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया। 3 वर्ष बीजेपी को कोसते रहे मंत्री पद से जब बाहर आ गए। तो ऐसे में जब कोई काम ही नहीं हुआ, और उनके लिए भी सबसे बड़ी बात है, वो नहीं गिना पाए कि मैंने क्या काम किया 5 वर्षों में। वो लास्ट में अपने पिताजी को श्रद्धांजलि के नाम के ऊपर वोट मांगते रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके 5 वर्षों तक काम नहीं हुआ है।
एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था 1963 से लेकर, अगर बीच में एक टेन्योर जो डीडी ठाकुर जी का था, जिसमें 5 साल डीडी ठाकुर जी रहे और 2.5 वर्षों तक कन्हैयालाल ठाकुर जी रहे, अगर इन 7.5 वर्षों को बाहर निकाल दिया जाए तो 1963 से लेके 2022 तक एक ही परिवार मंडी में रहा। तो ये जो परिवारवाद था, इससे भी लोग बहुत परेशान थे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था। और तीसरा, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, वो भी ठाकुर कौल सिंह की बेटी है, वो भी वंशवाद से ही आती थी और वो भी जिला परिषद में लगभग पिछले 20 सालों से काबिज रही हैं। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि मंडी के जो युवा हैं, वो इस बात से परेशान थे कि एक तो काम नहीं हो रहा है, दूसरा जो था वो वंशवाद से पीड़ित थे, और तीसरा सबसे बड़ी बात है, जो बेरोजगारी की जो समस्या है, उससे कहीं ना कहीं जो मंडी के जो युवा था वो पीड़ित था। तो मुझे ये लगता है ये 3 बहुत बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से मंडी की जनता ने वोट किया है। जी, और सर आपका राजनीतिक अनुभव जो है वो 1 दशक से ज़्यादा का है, तो आपके अकॉर्डिंग सर हिमाचल में जो हवा है वो किस तरफ बह रही है सर अभी? हिमाचल प्रदेश में जो अब तक है वो लगभग 4% के वोट प्रतिशत से हिमाचल प्रदेश में सरकारें बदलती रही हैं। आप पिछले 4 इलेक्शंस को निकाल लीजिए। अगर पिछला एक्सेप्शनल केस था पिछली बार, जहां बीजेपी को 46-47% वोट मिले, इससे पहले अगर बीजेपी को 42% वोट मिलते हैं तो कांग्रेस को 38 मिलते हैं। अगर कांग्रेस को बीजेपी को 39 मिलते हैं तो कांग्रेस को 43 मिलते हैं। मतलब दोनों पार्टीज के बीच का जो डिफरेंस था वो 4% वोटों का है। 4% को अगर हम दूसरे ढंग से देखें तो हिमाचल प्रदेश में एक बूथ में एवरेजन 750 वोट है, लगभग 30-31 वोटों से जो है, और उसका आधा कर दिया जाए तो 15 और 16 वोटों से यहाँ पे अगर एक बूथ में लोग परिवर्तित हो जाएं तो सरकारें बदल जाती है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में फैक्टर्स हैं, और भी बाकी फैक्टर हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने किसको नुकसान किया होगा, निर्दलीयों ने किसको नुकसान किया होगा। अगर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी को हटा दिया जाता तो मैं सीधे सीधे बोल सकता था कि कांग्रेस यहाँ पे इस बार सत्ता में आ रही है। जी। इसमें मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं थी कि कांग्रेस ही सत्ता में आ रही थी। परंतु अब आम आदमी पार्टी ने और निर्दलीय ने किसके समीकरण बिगाड़े हैं, ये तो उन कंस्टिट्यूएंसी में जाकर ही पता चलेगा। कि जैसे मैं मंडी में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नहीं, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु और कंस्टिट्यूएंसी में क्या रहा होगा इसके बारे में मैं आकलन नहीं कर सकता। परंतु अगर ये दोनों पार्टी, निर्दलीय और आम आदमी पार्टी, नहीं होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी लग रहा था। जी। और ये तो आपने ज्यादा अच्छे से असेस किया होगा कि आम आदमी पार्टी किसको डंड डाल रही है, निर्दलीय किसको डंड डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड है। जी सर, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला और वहां से आपने ऐसे बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा, तो कोई और प्रेशर भी आपके ऊपर ऐसे आए सर, दबाव कि आप ना लड़े? नहीं, देखिए प्रेशर तो हमेशा बने रहते हैं, परंतु जब आप संकल्प कर लेते हैं तो उन संकल्पों के आगे प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आपके मन में दुविधा है तब प्रेशर से आप विचलित हो सकते हो, परंतु जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है, जब आपका संकल्प मजबूत है, जब आप एक निर्णय के खिलाफ, एक गलत बात के खिलाफ चुनाव लड़ने के प्रति संकल्पित हो, तो ऐसे कंडीशन में किस बात का डर है। मेरी लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी से थोड़े ना थी, मेरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के एक निर्णय के खिलाफ थी, जिस निर्णय की वजह से आम कार्यकर्ता आक्रोशित था, आम कार्यकर्ता पीड़ित था। हमारी इतनी लंबी पीढ़ी बीत गई, हम एक परिवार से लड़ते आ रहे हैं, आप उसी परिवार को बार बार टिकट दे रहे हो, जबकि उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है। या बीजेपी को फायदा हो तब आप उसको टिकट दे दीजिए, जब फायदा ही कुछ नहीं हो रहा है तो आप उनको बार बार टिकट दे के आप क्या करना चाह रहे हो, कार्यकर्ता के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। फिर तो कार्यकर्ता क्यों पार्टी के लिए काम करेगा। तो मेरी लड़ाई तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता की लड़ाई थी, और खाली मंडी में ये लड़ाई नहीं थी, मेरी लड़ाई जो है सब जगह पूरे प्रदेश में थी कि कार्यकर्ता आपके लिए काम करता है, कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करता है, और लास्ट में आप एक नेता पुत्र को टिकट दे देते हो सिर्फ इसलिए कि उसकी विनेबिलिटी है। भाई विनेबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उनको नेता बनाया है। आप किसी कार्य को साधारण कार्यकर्ता को दो, वो भी जीत जाएगा। परंतु इसी बात को लेकर मेरी लड़ाई थी, और यही इसी के लिए मैंने, अब मेरे लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती, मैं सच कहूं तो कोई मायने नहीं रखती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या हारता हूं। सिर्फ ये था कि एक निर्णय के खिलाफ था और मैं उस निर्णय के खिलाफ खड़ा हूं। जी सर, मेरा बस आखिरी सवाल ये कि यही है कि बाई चांस एक अगर हम एजम्पशंस लेके अगर हंग असेंबली आती है और दोनों पार्टीज को जरूरत पड़ती है, कांग्रेस और बीजेपी की, तो आपका जो समर्थन है वो किसको रहेगा सर, बीजेपी को या कांग्रेस को? गोपाल जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं,
जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ स्थिति क्या होगी कि वो हंग असेंबली बने। परंतु गोपाल जी, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के से ज़्यादा इस समाज का ज़िम्मेदार नागरिक भी हूँ। मैं सिर्फ़ एक ही बात चाहूँगा कि कहीं न कहीं हंग असेंबली ना बने। हिमाचल प्रदेश में जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो सरकार जो है अपने आप में पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, कंप्लीट सरकार हो। जी, अगर हंग असेंबली बनती है तो कहीं न कहीं निर्दलीयों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और निर्दलीय हो सकता है वो समाज की बेहतरी के बजाय अपनी बेहतरी के बारे में ज़्यादा सोचे। जब व्यक्ति जी, अपनी बेहतरी के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो समाज कहीं न कहीं गिरता है और मैं नहीं चाहूँगा कि हंग असेंबली हिमाचल प्रदेश में बने। तो ऐसे जी, में पहली प्रार्थना तो यही थी, परंतु आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में मैं जीत के ऐसी आता हूँ तो मैं किसका साथ दूँगा? तो जी, मैं जी, आपको बहुत साधारण शब्दों में कहूँगा, हिमाचल जी, प्रदेश को आज विकास की ज़रूरत है और हिमाचल प्रदेश केंद्र के सहयोग के बिना नहीं चल सकता। तो केंद्र जब तक कम से कम मोदी सरकार है, हमें उसके साथ ही खड़ा रहना चाहिए। मुझे ये लगता जी, है। जी, बाकी बहुत सारे समर्थकों ने मेरे लिए काम किया है, जिसमें मंडी का भला होगा, जिसमें मंडी के नियत होंगे, निहितार्थ होंगे, मैं वहीं पे खड़ा जी, हूँगा। ठीक है। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये चुनावी चर्चा करके। थैंक यू सो थैंक यू मच। गोपाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।